आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? वो क्वांटिटीज ऐसी चीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती है वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पेंसिल की लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बॉडी के मास को मेजर कर सकते हैं आप। ये सब ऐसी क्वांटिटीज है जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस चीज को आप मेजर कर रहे होते हैं उसको मेजर करने के लिए आपको किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है। किसकी यूनिट पड़ती है? किसी यूनिट की। मतलब कि जब आप किसी बॉडी की सॉरी पेंसिल की लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप कहोगे 2 मीटर है, 3 मीटर है, या खाली 2 लिखोगे तो ये 2 तो खाली एक नंबर है। इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि ये किसी चीज की लेंथ मेजर हुई है, किसी चीज का वेट मेजर हुआ है, किसी का वॉल्यूम मेजर हुआ है। ये चीज हमें समझ नहीं आती। इस चीज को समझने के लिए हमें उसके साथ यूनिट मेंशन करना जरूरी होती है, यानी कि उसकी यूनिट बताना जरूरी होती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, द क्वांटिटीज लाइक mass, time, force, volume, temperature, एरिया एंड डेंसिटी एक्सेट्रा विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ है उसको हम किस में, मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। मैथ को हम वेट में करते हैं, टाइम को सेकंड में, फोर्स को न्यूटन में, वॉल्यूम को इसमें लीटर में मेजर। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें स्पेसिफिक यूनिट्स दी गई है। ठीक, अगर लेट्स सपोज कि हम एक नंबर लेते हैं 2 या 4, कोई भी नंबर है। ठीक है, सिंपल नंबर है वो, तो उसको हम बेसिकली जो है ना, मैं कहूंगी कि ये क्या है, ये 4 है। ये अब मुझे इससे कुछ नहीं पता चल रहा कि ये 4 क्या है। ये 4 जो है, ये लेंथ भी हो सकती है, किसी बॉडी का टेम्परेचर भी हो सकता है, किसी का मास भी हो सकता है, किसी का वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक मैं इसके साथ स्पेसिफिक यूनिट मेंशन नहीं करूंगी तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ने एग्जांपल दी हुई है यहाँ के 9.2 जो है वो बेसिकली तो एक नंबर है। ठीक है, लेकिन जब मैं 9.2 के साथ मीटर लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगी। यानी कि मैंने किसी चीज की क्या मेजर की है, लेंथ मेजर की है। और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, यानी 9.2 एक सिंपल नंबर था, लेकिन मैंने इसके साथ एम लगाया है, मीटर लगाया है, तो मुझे इससे पता चला है कि ये लेंथ है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं, ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी होती है, ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो सिंपलेस्ट और प्रोमिनेंट होती हैं और उनसे हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी लेके हम दूसरी क्वांटिटी को इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ, टेम्परेचर, ये सब चीजें जो है ये क्या है, इनको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको जो सिंपलेस्ट और प्रोमिनेंट होती है, मतलब आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, नुमाया होती हैं, जिनको हम देखने से आसानी से हमें पता चल जाता है कि ये क्या क्वांटिटीज हैं। जैसे कि अब ये जो लेंथ है, अब जब हम लेंथ को देखते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये किसी चीज की लेंथ है। अब जैसे हम ये कपड़े वगैरह मीटर वगैरह में लेते हैं तो हम जब मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है उसकी क्या मेजर कर रहे हैं, इसकी लंबाई मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैस है, तो बॉडी का मैस क्या किया जाता है, इजीली किसी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, अब इसके लिए भी डिवाइसेस है, गैल्वेनोमीटर है, एम मीटर है, इसकी ये डिवाइसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, करंट को मेजर किया जाता है कि करंट कितना एम्पेयर है। ठीक है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। ठीक, यानी कि करंट उसमें से कितना पास करे। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे पास जो वायर्स होती हैं इसमें से 4.2 वोल्ट करंट पास कर रहा है, 2 वोल्ट करंट पास कर रहा है, 1000 वोल्ट करंट पास कर रहा है। यानी कि हम इन क्वांटिटीज को इजीली मेजर कर सकते हैं और ये आसानी से बताई जा सकती हैं। हमें इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हम इजीली इनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ऐसी चीजें सारी जिनको हम सब्सटेंस, जैसे कोई भी आप चीज ले ले तो उसके अमाउंट को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हम किसी शॉप पे जाएं तो हम कहते हैं कि हमें चीनी चाहिए इतनी किलो, तो हम जो चीनी ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं ना कि हमें कितनी चाहिए, मतलब केजी में चाहिए ना, यानी कि हम उसका मैथ इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है आपको सबको यहाँ तक?
तो ऐसे में अभी मैंने आपको बताया था बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो सिंपलेस्ट और प्रोमिनेंट होती है, मतलब इजीली आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, वो आपको सामने इजीली क्लियरली नजर आती है, ठीक है। जैसे लेंथ की एग्जांपल मैंने आपको दी थी मैथ्स की, किसी चीज की हम लेंथ मेजर करते हैं इजीली आप उसको देख भी सकते हैं, इसी तरह किसी चीज की बॉडी का मैथ मेजर करते हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो ये क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, called base physical quantities। कौन सी quantities कहलाती हैं, base physical quantities, because all other quantities like volume, work, power, density, area can be extended in terms of base physical quantities। तो कहता है कि ये जो quantities हैं वॉल्यूम, वर्क, एरिया, डेंसिटी, इनकी बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फिजिकल क्वांटिटीज ही है, ठीक है। देयर आर सेवरल फंडामेंटल एंड बेसिक, इसके अलावा भी बहुत सी है, उन्हें सारी यहाँ मेंशन नहीं की हुई, सिर्फ कुछ के नाम लिए हुए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्या कहलाती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे है ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। पहली कौन सी थी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, जो प्रोमिनेंट थी और सिंपलेस्ट थी, ठीक है। अब ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन बेस क्वांटिटी विद अनदर बेस क्वांटिटी इज नोन एज, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए आपको ऑलरेडी एक क्वांटिटी की जरूरत होती है। जो पिछली क्वांटिटीज थी, जो पिछली बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसमें आपको किसी की जरूरत तो नहीं ना पड़ रही थी, आपको चीज की लेंथ मेजर करनी थी, आप इजीली लेंथ मेजर कर रहे थे, ठीक है। आपको मैस मेजर करना था, आप इजीली मैस मेजर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बॉडी इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको किसी दूसरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी आप उसको इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब दो क्वांटिटीज को मिलाओगे आप तो जाके आपके पास ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है। जैसे ने एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कि अब जो हमारे पास ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो स्पीड है, वो क्या है, स्पीड, ठीक है। अब स्पीड हमारे पास कैसे आएगी, सिंपल हम किसी चीज की स्पीड नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो जाके हमारे पास क्या आएगा, स्पीड आएगी। जैसे हमने लिखा हुआ है लेंथ और डिस्टेंस अनदर बेस फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टाइम, देयरफॉर स्पीड इज डायरेक्ट क्वांटिटी, यानी कि आपको स्पीड को मेजर करने के लिए किसी बॉडी की लेंथ और डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसको आप मूव करवाते हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं, वो आप उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, 0 से स्टार्ट किया 5 तक, ये इसकी लेंथ भी है या इसका डिस्टेंस भी है, ठीक है। ये दोनों चीजों में लिया जाता है, लेंथ भी ली जाती है और डिस्टेंस भी। एक क्वांटिटी ये आ गई और दूसरी उसने वहां से लेके वहां तक कितने टाइम में मेजर किया, ठीक है। वो रास्ता, वो फासला, क्या नाम है जो उनका दरमियान का है, उसने वो कितने टाइम में नोट किया है, वो टाइम हमें नोट करना है, तो फिर हमारे पास जाके स्पीड निकलेगी, ठीक है। समझ आइए, ये चीज पीछे वाली चीज से इस तरह डिफरेंट है कि जो पीछे वाली बेस फिजिकल क्वांटिटी थी वो सिंपल और प्रोमिनेंट थी, मतलब हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम एक ही क्लिक कर क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी एक चीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे इन्हें स्पीड की एग्जांपल दी है, तो स्पीड की एग्जांपल में अगर हम किसी बॉडी की स्पीड मेजर या किसी गाड़ी की या किसी भी चीज की स्पीड मेजर करना चाहते हैं, तो हमें या तो उसकी लेंथ और डिस्टेंस का पता होना चाहिए और दूसरा हमें उसके टाइम का पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल दी है आपको, जैसे कि आप कहते हैं कि स्पीड क्या नाम है, किसी गाड़ी की स्पीड मेजर करनी है, तो सबसे पहले हम इसका टाइम मेजर करें, डिस्टेंस मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने जो है ना 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब कितने टाइम में किया है, वो 5 टाइम में किया, 5 मिनट में किया, 5 सेकंड में किया है। तो हम डिस्टेंस को टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या निकल जाएगी, उसकी स्पीड निकल जाएगी। समझ आइए, क्लियर है ये सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अभी तो आपने खाली सिर्फ यूनिट्स पढ़ी है ना, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, कि इंटरनेशनली कौन सी यूनिट्स जो है यूज होती है। कहते हैं इस सब को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ यूनिट्स जो है वो डेवलप हुई हैं। फर्स्ट पैरामीटर चॉइस है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड है फिक्सिंग यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज।
अच्छा क्या कहता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, इन्हीं की बेस पे हम क्या करते हैं कि ड्राइड क्वांटिटीज को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को किससे डिनोट करते हैं? सिंबल एस आई से। किससे? सिंबल एस आई से। 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? एस आई से, ठीक है। पहली कौन सी होती है? लेंथ, दूसरी mass, तीसरा टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी और अमाउंट, ठीक है। ये सब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। और इनके एसआई यूनिट्स जो होती हैं, मतलब इनको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो एसआई होता है। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई किसको डिनोट करता है? सिस्टम इंटरनेशनल को। समझ आई है? क्लियर है? इंटरनेशनल सिस्टम में बस यही है कि हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल को इसके लिखने का तरीका ये है कि उसका शॉर्ट मेथड लिख देते हैं। लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, हम एल एम लिखते हैं। मैथ की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, हम क्या लिखते हैं? केजी, ठीक है। इस तरह जो है ना, टाइम की सेकंड। तो बस हम मतलब हम पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखते सिस्टम इंटरनेशनल में, हम उनके क्या करते हैं? फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लिख लेते हैं। हम मेंशन करते हैं कि ये यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट्स के हमेशा कभी भी पूरी नहीं लिखी जाती है, यूनिट्स का हमेशा फर्स्ट वर्ड ही लिखा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई है? प्रीफिक्सेस क्या होता है? अब क्या नाम है, जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है, जाहिर पता है हर चीज में जो है ना डेवलपमेंट में तरक्की भी होती जा रही है, ठीक है। इसी तरह क्या है कि बाज दफा हम किसी चीज का मैथ मेजर करते हैं तो वो हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट का मैथ मेजर करते हैं, किसी बड़ी चीज का, ब्लॉक का या किसी बड़ी चीज का, तो वो जो हमारे पास मैथ आता है वो लेट्स सपोज आता है 2.89 2.62 कुछ इस तरह कुछ आ जाता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आ जाती है। तो आप उसको पूरा नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं? पूरा नहीं लिखते, हम उसको 10 बेस की पावर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 बेस की पावर में लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि in order to express very small or very large quantity in simplest form, multiples and some multiples are different unit are used to obtain simply by multiplying or dividing with power of 10। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई बहुत ही छोटी अमाउंट या कोई बहुत ही बड़ी क्वांटिटी आ जाती है, तो आप उसको सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। जैसे हम क्या लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -24 -2 -3 कुछ भी, ठीक है। क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -5। ये इस तरह की जो चीजें होती है, मतलब पीछे वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ जो आगे वाली होती है उसके साथ मल्टीप्लाई लिख के फिर 10 लिख के उस 10 के ऊपर हम क्या लिख देते हैं? पावर लिख देते हैं। 10 के ऊपर क्या लिख देते हैं? पावर लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाती है? प्रीफिक्सेस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रीफिक्सेस बन जाता है, ठीक है। समझ आइए आपको क्या बन जाता है? प्रीफिक्सेस। यानी कि आप कोई बहुत ही छोटी टर्म लें और उसको, या कोई बहुत ही बड़ी टर्म है आपके पास, तो उसको आप क्या करें कि इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद 10 और पावर ऑफ 10। या तो उसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लिख के बीच में साइन, जैसे 2 मल्टीप्लाई 10 टू ऊपर रेस पावर, मतलब उस 10 के ऊपर छोटी सी पावर हम क्या लिख देते हैं? 24 लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाता है? प्रीफिक्सेस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ फ्रॉम कोयटा टू कराची कैन बी मेजर्ड वेरी कन्वीनियंटली इज द बिगर यूनिट ऑफ किलोमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। अब देखें क्या कहता है कि अगर हम लेंथ मेजर करते हैं किसकी? कोयटा से कराची तक, ठीक है। तो ये जो लेंथ हम मेजर करेंगे ये तो बहुत बड़ी यूनिट होगी, किलोमीटर में आएगी, मतलब 9000 या 9,89,000 कुछ भी, बहुत बड़ी अमाउंट होगी क्योंकि अच्छा वाला रास्ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखने के बजाय 8,09,000 ये 200 500 या कुछ भी ये लिखने के बजाय हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 9। मतलब जितने आगे डिजिट होते हैं ना उतना हम ऊपर क्या कर देते हैं? 9 वो वैल्यू लिख लेते हैं। अगर दो नंबर है इसके बाद तो 2 लिख देंगे, 3 नंबर है इसके बाद तो 3 लिख देंगे, इस तरह, ठीक है। इस तरह इनको शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है सिमिलरली थिकनेस ऑफ हेयर कैन बी मेजर्ड माइक्रोमीटर रेदर देन मीटर। तो कहता है जो आपके बालों की
होती है, थिकनेस होती है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए मीटर, मीटर तो अच्छी बड़ी बड़ी यूनिट है ना, जिसको हम लेंथ के लिए यूज करते हैं। अब जारी बात है कि हमें बाल अगर अपने मेजर करने हैं, उसकी थिकनेस मेजर करनी है, तो हम मीटर में तो नहीं ना करेंगे, हम किस में करेंगे, माइक्रोमीटर में, यानी जो उससे छोटी, जारी बात है जो क्वांटिटी कितनी जितनी होती है उतनी उसकी यूनिट भी इस्तेमाल की जाती है ना। अब जो मैं कोयटा से कराची तक की अगर मैं लेंथ मेजर करूंगी, तो जाहिर बात है वो किलोमीटर में, तो मैं इसको मीटर में तो नहीं मेजर कर सकती ना, क्योंकि मीटर तो छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी है, तो वो चीज बड़ी है, तो यूनिट भी बड़ी होगी। इसी तरह हमारे वाल की थिकनेस छोटी है, तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, छोटी। मतलब ये कहने का कि यूनिट जो होती है वो चीज की चीज पे डिपेंड करती है, कि अगर बड़ी चीज है तो बड़ी यूनिट होगी, छोटी चीज है तो छोटी यूनिट होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये जो टॉपिक है ये भी पीछे वाले टॉपिक की ही रिलेटेड है, प्रीफिक्सेस से ही रिलेटेड है। सिर्फ क्या है कि इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताया गया कि ये बेसिकली होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे कि हम किसी बहुत छोटे नंबर या किसी बहुत बड़े नंबर को पावर ऑफ 10 में डेवलप करते हैं, यहाँ भी यही चीज है। देखिए यही लिखा हुआ है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड a shorter way to express a very large and short very small or very large number. This method is called scientific notation. मतलब बेसिकली इस मेथड को कहते हैं क्या है, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। कहता है कि जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक बहुत ही छोटी चीज, छोटी अमाउंट को या एक बहुत ही बड़ी अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया है, जिस तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, और ये बेसिकली किससे होता है, किससे बनता है, ये किस पे होता है, 10 पे, पावर ऑफ 10 पे। जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था ना, 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, तो बेसिकली मतलब इसकी जो मेन चीज है वो क्या है, 10। अच्छा, इसमें यहाँ 10 के अलावा और कोई चीज नहीं आ सकती, मतलब आप 2 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, पीछे वाली अमाउंट बेशक जो होती रहे, मल्टीप्लाई से पीछे, और पावर भी बेशक जो होती रहे, लेकिन बेस हमेशा क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। इस फर्स्ट वाली वैल्यूज और उसकी पावर जो होती है, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट जो होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन बेस कभी भी चेंज नहीं होती। इसका बेसिक रूल ही यही है कि इसकी बेस हमेशा क्या रहती है, 10 रहती है, जिस पे इसको नाम ही क्या दिया गया, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, टू रिप्रेजेंट अ नंबर स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड फॉर्म पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है कि हम किसी नंबर, छोटे नंबर या बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पावर ऑफ 10 बन जाती है, ठीक है। आगे कहता है कि द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन आर सच एज अ वेरी लार्ज नंबर, एक्सट्रीमली वेरी लार्ज नंबर कैन बी एस्टेब्लिश्ड। कहते हैं इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि जो बहुत ही कोई बहुत ही छोटा नंबर हो, मतलब जो पॉइंट में आ जाए, जैसे 2.0000, जिसके पॉइंट के बाद आगे जीरो लग जाए, या कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसको इजीली बयान कर सकते हैं, उसको इजीली हम लिख सकते हैं। The scientific notation are very useful in addition, subtraction, division and multiplication, very small or very large number. अब क्या कहता है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ है, कि इससे एडिशन भी बहुत आसान हो गई है, सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान हो गई है, डिवीजन भी बहुत आसान हो गई है, मल्टीप्लिकेशन भी, कि हम इन नंबर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 24, ठीक है, और इसको आपने ऐड करना है 6.24 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 24, तो आप पीछे वाली नंबर्स को तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इससे आपको सोल्यूशन ढूंढने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसके निस्बत जब हम लिखें 6.28342 फिर प्लस 4.2879, मतलब पॉइंट के बाद जब हम बहुत सारे डिजिट लिखते हैं, तो हमें उनको ऐड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया साइंटिस्ट ने, ये साइंटिफिक नोटेशन का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे हमें नंबर्स को ऐड करने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन एनी स्मॉल एंड लार्ज नंबर n इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट। कहता है कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इनको डिफाइन करते हैं, तो जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, स्मॉल हो या लार्ज हो, उसको किससे डिनोट करते हैं, n से। किससे डिनोट करते हैं, n से। और जो पावर होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, x से। इन 10 इन द फॉलोइंग मैनर, जैसे कि लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर x। m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड m, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर x। बेसिकली इसको लिखने का तरीका ही यही होता है, ठीक है। m आपके पास
कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 6 2 3 4 कुछ भी, मल्टीप्लाई 10 आपके पास ये, अगर x आपकी क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट, जिससे हम क्या लिखते हैं 2 4 3 या -2 -4 -3 वट एवर, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें m देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो फर्स्ट वर्ड हम लिखते हैं वो m होता है, वो रियल नंबर होता है, वो इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसकी वैल्यू सेम ही, और x से भी ग्रेटर और लेस हो सकता है। ठीक है, वो वैल्यू जो होती है। यहाँ से आपको तो समझ आइए कि m क्या था, m वो फर्स्ट वर्ड होता है जो हम लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बेस 10 होती है, और ऊपर हम उसकी पावर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी है कि हमारे पास जो रेडियस है आपका वो 64,000 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है, किलोमीटर है। लेकिन अब जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो इसके साथ देखिए 3 जीरो और ऐड हो गए, क्योंकि जब किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जाता है तो उसको 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी 64 किलोमीटर को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में चेंज होकर उसके आगे इतने जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो अब देखिए 6 उसके बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, फिर 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, अब आगे क्या लिखी हुई है, 7। अब इसके देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, और एक पॉइंट वाला डिजिट, तो ये क्या हो गया, 7। एक पॉइंट वाला डिजिट 4 और बाकी 0 काउंट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7। क्या बन गया ये, 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 7 मीटर, जो इसकी यूनिट है। कहता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर इज सच दैट देयर मस्ट बी वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। कहता है कि जब आप सिस्टम इंटरनेशनल में कोई भी नंबर को लिखते हैं तो हमेशा पहला डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो यानी जीरो ना हो, 1 2 3 में से कोई नंबर मस्ट होना चाहिए। मतलब कि पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है ना, पॉइंट से पहले वाला, वो हमेशा कोई ना कोई नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने ये एग्जांपल लिखी है 6 की, तो 64 है, तो इसमें पहला डिजिट, पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो क्या है, 6 है। ठीक है, यानी कि ये नॉन जीरो डिजिट नहीं है, हमेशा नॉन जीरो डिजिट नहीं, सॉरी से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा 1 to 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन दिस साइंटिफिक नोटेशन एज, अब ये जो इन्हें लिखा हुआ है 20 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखें 2 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो हमने क्या कर दिया, पावर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने पॉइंट क्यों नहीं मेंशन किया, पॉइंट हमने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो हमारे पास डिजिट है दूसरे वाला पॉइंट 2 के बाद वो क्या ऑलरेडी जीरो है। ठीक है, वो खुद ही जीरो है, तो हमें क्या नहीं करना, पॉइंट मेंशन ही नहीं करना। लेकिन अगर 2 के बाद 3 हो जाता तो तब हम पॉइंट जरूर मेंशन करते, जैसे इसे नीचे वाली एग्जांपल में उन्होंने किया हुआ है कि 263 है, तो 2 के बाद उन्होंने क्या कर दिया, पॉइंट डाल दिया, फिर 63 लेकर आगे नंबर काउंट करके उन्होंने क्या कर दिया, 11 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह जो नीचे थर्ड एग्जांपल है उसमें देखें 0 पॉइंट, फिर आगे जीरो कितने ज्यादा दिए हमें, 167 लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने साइंटिफिक, बेशक ये वाला वर्ड देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो हमने 1 से स्टार्ट किया है, हमने 167 उल्टी साइड से लिखना शुरू किया, हमने जीरो से नहीं लिखा, क्योंकि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो 1.67 फर्स्ट वर्ड के बाद पॉइंट, फिर 67। अब इसकी बैकवर्ड पे काउंट करेंगे, जितने वर्ड आते हैं ये सारे हम वो लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे, अगर ये राइट साइड पे होते तो +16, इस नेगेटिव साइड पे तो ये क्या हो गए, -16। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो हमने आज टॉपिक पढ़े ना, इसमें से सबसे पहले आपने फिजिकल क्वांटिटीज में से फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की जो हाईलाइट डेफिनेशंस है ना, वो दोनों तैयार करनी है आपने। ठीक है, उनके साथ उनकी एक दो एग्जांपल्स भी मेंशन करनी है। उसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो प्रीफिक्सेस है उसकी आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है, सेकंड लाइन से जो स्टार्ट होती है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल से लेके these multiple and said multiples are called prefixes। ठीक है, ये prefixes की डेफिनेशन हो गई। साइंटिफिक नोटेशन वाला याद करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करनी है, और जो लास्ट पैराग्राफ जो साइंटिफिक नोटेशन से स्टार्ट होता है जिसमें इसकी डोनेशन आती आती है कि ये लिखते कैसे, n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर x, यहाँ से लेके लास्ट तक आपने क्या करना है, ये याद करना है। ये सारी चीजें आपने याद करनी है। नेक्स्ट मैं किसी भी क्लास में आपसे सुनूंगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है।